हेलो माय स्टूडेंट, आज IIT's जेई एडवांस 2022 के लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं। मैथमेटिक्स में देखिएगा तो क्या क्या पढ़ना रहता है। तो एक है ट्रिगोनोमेट्री, और एक रहता है अलजेब्रा, और एक रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके बाद जो है और 3 आएगा जो स्पेशली 12 क्लास का है। तो वो है 4 नंबर में सॉलिड ज्योमेट्री, और 5 नंबर में है कैलकुलस, और 6 नंबर में है वेक्टर अलजेब्रा। और जानते ही हैं आप कि जो भी एग्जाम होगा जेई एडवांस का इस साल होने जा रहा है अगस्त 28 को, 28 अगस्त। और जान ही रहे हैं कि इस पूरे 6 किताब में अगर देखेंगे तो अलजेब्रा में लगभग होगा 9 चैप्टर्स। मान लिया जाए 1 से लेकर 9 चैप्टर्स। इसमें है 6 चैप्टर्स, तो समझ लीजिए 10 से लेकर के यहाँ लिख देते हैं 16 तक। तो ये आ गया 1 से लेके 9, फिर यहाँ पर हो गया 10 से लेके 15 तक। तो ये हो जाएगा 6 चैप्टर्स, यहाँ पर 9 चैप्टर्स, यहाँ 6 चैप्टर्स, 9 6 15 हो गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें आता है, समझिए तो नंबर 1 बोल सकते हैं, एक आएगा कोऑर्डिनेट्स एंड लोकस, दूसरा आता है स्ट्रेट लाइन, तीसरा है सर्किल, चौथा है कॉनिक सेक्शन। लेकिन अगर उसको भी अगर हम लोग ब्रेक कर दें तब वो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तब उस समय ये समझिए कि 10 से लेकर के होगा सीधा 4 तो मतलब 13 तक गिना जाए इसमें। तो 40 चैप्टर्स इसमें आएगा। और इसमें जो आएगा 6 चैप्टर्स आएगा। तो इसमें बोल सकते हैं कि लगभग 14 से लेके चल जाएगा ये 19 तक। तो इसमें 6 चैप्टर्स हो गया, 6 चैप्टर्स, और 9 4 13, 13 6 19 चैप्टर हो गए। और इसका हो गया 8 चैप्टर्स, 20 हो गया ये, जिसको 20वां नंबर बोलेंगे। और यहाँ पर 7 चैप्टर है। वो कैसे? तो एक हो जाएगा, समझ लिया जाए डिफरेंशियल कैलकुलस, एक हो जाएगा इंटीग्रल कैलकुलस, और एक हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका 4 चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर्स, इसमें 1 चैप्टर है। पूरे कैलकुलस में 7 चैप्टर है, और वेक्टर अलजेब्रा में एक ही चैप्टर्स काउंट होता है। तो पूरा 28 चैप्टर्स है, 28 चैप्टर्स। और आप लोग भले ही 2 साल तैयारी किए हैं पूरा, लेकिन फिर भी वैसा फील होगा कि ना अलजेब्रा ठीक से बनने वाला है, ना ट्रिगोनोमेट्री बनने वाला है, ना कोऑर्डिनेट बनने वाला है, ना सॉलिड, ना कैलकुलस, ना वेक्टर्स। क्योंकि डेप्थ चाहिए, जेई एडवांस के लिए चाहिए डेप्थ। और 3 चीज याद रखिए, एक होता है डी, एक होता है एस, एक होता है पी। डी क्या है? तो डी का मतलब वो है डेरिवेशन। मतलब कोई भी चीज पढ़ते हैं मैथ्स में
तो उसका पूरा डिटेल में डेप्थ में घुस करके फार्मूला कैसे आया पूरा डेरिवेशन तक आना चाहिए, तभी वो फार्मूला रिकॉल होता है। और ये वाला क्या हो गया, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मतलब सीधा फार्मूले, या बोल सकते हैं कि विदाउट प्रूफ खाली फार्मूला को याद करना। और तीसरा हो गया पी। पी मतलब हुआ प्रैक्टिस। कैसा प्रैक्टिस, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस, तो आगे लिख देते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस। सब कोई जानते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन बैंक आते हैं 1978 से लेकर के 2021 तक का क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 43, दोनों इंक्लूड है तो 44 इयर्स का क्वेश्चन बैंक। और मैं जानता हूं कि आप बनाना भी चाहेंगे तो एक महीने में ये 44 इयर्स का क्वेश्चन बैंक बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए तरीका क्या होगा शॉर्टकट मेथड्स में कि आप जितने भी सिनॉप्सिस हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसको कम से कम रिकॉल कीजिए एक स्टैंडर्ड बुक से, एक अच्छे बुक से। जैसे अच्छे बुक में हम कहें तो TMH बुक है, टाटा मैकग्रो-हिल की किताब, वो सब बुक का सिनॉप्सिस को देखिए और रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसी के डेरिवेशन को भी अपने खुद बनाने का। तो पहला काम ये देखिए, उसके बाद डेरिवेशन भी देखिए और तब ये तीसरा काम होता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, सपोज करिए कि 1 नंबर काम आप नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि पूरे डेरिवेशन आप 1 महीने में सब कुछ कर लें। और इसीलिए बेहतर है कि इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। सेकंड में आइए सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस भी जब देखिएगा आपका डेरिवेशन नहीं है तो पता चलेगा ये वाला भी समझ के बाहर है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो फाइनली आपको दोनों छोड़ देना है और आ जाना है प्रॉब्लम प्रैक्टिस में। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस में भी बहुत क्वेश्चन नहीं बनाना है, सीधा क्या कीजिए कि 1978 से लेकर के 2021 तक का क्वेश्चन बैंक है मार्केट में। आपको क्या करना है, कुछ सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं कुछ सेलेक्ट कर दे रहा हूं 2020, 19, 18, 17 और 16, ये 5 साल का क्वेश्चन उठाइए और पहले इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट में इसको अटेम्प्ट कीजिए। और हो सके तो अगर ये पेपर 1 पेपर 2 जो 2 है एक बार एग्जाम, तो उसको क्या करो कि 3 घंटे का एग्जाम है तो आप 3 घंटा तो लिखेंगे नहीं, हमको पता है 1 घंटा में भी आपकी का बैटरी डाउन हो जाता है। तो आप 1 घंटा का टाइम ही निकाल के या 1.5 घंटा का या आधा घंटा का ही टाइम निकाल करके क्वेश्चंस को बिना सोल्यूशन देखे हुए अपने बनाइए, तो पता चलेगा आप किस लेवल में हैं। और तब उसके बाद सेकंड पेपर है उसका भी दीजिए और अपने को खुद एनालाइज कीजिए कि हम कहाँ पर हैं। 5% नंबर आ रहा है कि 4% आ रहा है कि 8% आ रहा है कि 10% आ रहा है, वही आपका ओरिजिनल नंबर है। और इसी तरह सब में करिए और उसके बाद तब मतलब फिर आप बिना टाइम लिए हुए 1 घंटा 1.5 घंटा या 3 घंटा, एक्चुअली तो एक पेपर का 3 घंटा है, दूसरा 3 घंटा है, हम जान रहे हैं कि अब 6 घंटा बैठ ही नहीं सकते, 6 मिनट नहीं बैठिएगा, 6 घंटा तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। फिर भी कोशिश कीजिए कितना देर बैठ सकते हैं और उसी इंटरवल का टाइम में बैठिए। जैसे अगर मान लीजिए फर्स्ट हाफ में बैठना है तो मान लीजिए 9 बजे से 12 बजे बैठ गए या 9:30 से 12:30 बैठ गए। फिर सेकेंड हाफ में बैठना है तो सीधा बैठ जाइए, 2:30 बजे से बैठ जाइए 5:30 बजे तक, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो प्रयास कीजिए और लास्ट में पंचवर्षीय योजना में ये 5 करने के बाद तब इसका क्वेश्चंस का ट्रेंड देखिए कि कैसा क्वेश्चन का ट्रेंड आ रहा है। या पहले भी आप क्वेश्चन का ट्रेंड देख सकते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिस करने के लिए इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि आप 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एग्जाम देने जा रहे थे 21 का क्वेश्चन बनाने का मैं नहीं समझता हूँ कि जरूरी है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। बट अल्टरनेट में
20 हुआ, 18 हुआ, 16 हुआ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप उठाइए क्वेश्चन, तो पहले बनाइए 20 का, इसका बनाइए 18 का, और फिर बनाइए 16 का। 3 बना लिए, एक बनाना है तो खाली 20 का बनाइए, 2 बनाना है तो 20 और 18, 3 बनाना है तो 16, 4 बनाना है तब ये चौथा नंबर में आ जाएगा और ये 5वां नंबर में आ जाएगा। 5 वर्ष तक कम से कम बनाइए। अगर कैपेबिलिटी है उतना बनाने का, जो हम जान रहे होगा नहीं, तो बोलेंगे 1978 से लेकर 2022 तक का, माने 21 तक का क्वेश्चन बनाइए 44 इयर्स का, 44 इयर्स, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी स्टूडेंट, मुझे पता है इतना, हम लोग को भी अपना अनुभव है कि 44 साल का क्वेश्चन बैंक बना करके कोई बैठता ही नहीं है। अरे बनाने के लिए पहले ये डेप्थ चाहिए, और उसके बाद ये डेप्थ रहेगा तब ये फार्मूला सिनॉप्सिस याद आएगा, चाहे मैथमेटिकल फार्मूला हो चाहे नॉन मैथमेटिकल फार्मूला। उसके मैंने सिनॉप्सिस वर्ड दिया है। सिनॉप्सिस का मतलब मैथमेटिकल फार्मूला, नॉन मैथमेटिकल फार्मूला, सारा चीज आ गया। और लास्ट में प्रॉब्लम प्रैक्टिस, मतलब हो गया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जिसको आजकल बहुत फेमस चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। और आजकल देख ही रहे हैं, कोई मतलब साधारण भी आदमी है तो सीधा कोचिंग चालू कर दिया और आईआईटी का पढ़ा रहा है। और क्या पढ़ा रहा है? क्वेश्चन बैंक मार्केट में मिलता है विथ आंसर, 500 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया, क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है। तो उससे आईआईटी नहीं होगी। आईआईटी होने के लिए बहुत डेप्थ चाहिए, इसको डेप्थ बोलते हैं। बहुत डेप्थ में मैटर चाहिए, बहुत डेप्थ में, ठीक है। और जिसके पास ये डेप्थ है, ऑटोमेटिकली उसके पास फार्मूला याद हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करे या ना करे, क्वेश्चन बन जाएगा। सबका मेन पॉइंट है एक्चुअली यही स्टार। जिनके पास हकीकत में अगर ये इस लेवल का तैयारी है, इतना लेवल का मैटर्स है, तो वो समझो कि सेकंड वाला सिनॉप्सिस देखने का जरूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम बनाने का जरूरत ही नहीं है, इतने से उसका काम चल जाएगा। और ऐसे ही बच्चे एक्चुअली आईआईटीज में 1000 रैंक के अंदर में आते हैं। जो इस लेवल के बच्चे होंगे उन्हीं का रैंक 1000 रैंक के अंदर में आता है। और 15000 सीट में 1000 रैंक आना मतलब कंप्यूटर साइंस कंफर्म, तेज टू आईआईटी कॉलेज है। और अगर किसी कारण से वहां नहीं आ रहे हैं, थोड़ा नीचे आ रहे हैं, तो चलो ठीक है, आपका अगर ये लेवल नहीं है तो सेकेंड लेवल में सारा सिनॉप्सिस मालूम होना चाहिए। तो भले ही आप 1000 रैंक के अंदर में नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दोगे कि कहीं ना कहीं रैंक है, लेकिन आफ्टर 1000। और यहाँ पर भी रिजल्ट आएगा तो उसको हम एक रफली काम चलाओ बता देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए। सीधा समझिए कि 10,000 से लेकर के 15,000, 10,000 रैंक से लेके 15,000 रैंक तक वाला, वो इस पर आधारित है, ठीक है। और इसी में जोड़ दो एक्सटेंडेड लिस्ट भी, आईआईटी का एक्सटेंडेड लिस्ट, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं लेकिन अंडरस्टूड है कि एंड एक्सटेंडेड लिस्ट, जो एक्सटेंडेड लिस्ट होता है आईआईटी का निकलता है, जानते ही हो कि जिसका रैंक रहता है 34,000, 32,000, 28,000, 27,000, जे एडवांस क्वालिफाई कर गया है, लेकिन भले ही उसको जे एडवांस का कॉलेज नहीं मिलेगा, क्वालिफाई करने से क्या हुआ। तो इसीलिए वो एक्सटेंडेड लिस्ट है, जो 15,000 के बाद वाला लिस्ट को हम एक्सटेंडेड बोल रहे हैं, ठीक है। और ये आ गया 10,000 से 15,000, और ए वाला आ गया एक रैंक से लेके 1000 के रैंक के बीच वाला। और ए वाले को सीधा समझ लीजिए कि 1000 रैंक से लेकर के 10,000 रैंक तक का। इसमें 10,000 एक्सक्लूड है, इसमें 1000 एक्सक्लूड है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी में इंटरवल दिखा रहा है। तो 1 से 999, यहाँ 1000 से लेके ये 10,000 में एक ही काम 9,999, और यहाँ 10,000 से लेके 15,000। तो अगर आप आईआईटी में नाम ही कमाना चाहते हो तो कुछ नहीं है, बिना पढ़े हुए, बिना कुछ किए हुए, खाली आप 44 साल का क्वेश्चन बनाइए ना, मैं गारंटी देता हूं कि आप 10,000 से 15,000 के लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। लेकिन अब वो समय नहीं है कि आप इतना कर पाओगे। दूसरा है कि समय नहीं है, इसीलिए हमने क्या कहा कि इतना का 10,000 और 15,000 का माइनस करो, 5 आ रहा है, इसलिए मैंने कहा 5 साल का खाली क्वेश्चन बैंक बनाओ, ओनली 5 इयर्स, और देखोगे कि अपना रिजल्ट इसमें आएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तब कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज देना कि हाँ सर, आपके कहने से हमने काम किया, क्योंकि आपने कहा था कि ये वाला लेवल होगा नहीं,
क्योंकि ये सब तो मतलब कंप्यूटर साइंस आईआईटी का टॉपर जो होता है, जिसके पास डेप्थ होता है, वो भी बीएससी ऑनर्स तक का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्लियर है, एटलीस्ट ऑनर्स तक। हम मास्टर डिग्री नहीं बोल रहे हैं, पीएचडी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, फिलॉसफी भी नहीं बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि अगर आपका बीएससी ऑनर्स तक मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री क्लियर है तो आप इस लेवल में आ रहे हो। भले ही आप सेकंड वाला काम करो या ना करो, अरे नहीं भी करोगे, आप इतना डेप्थ में जान रहे हो कि आपको ड्राइविंग तो लिख ही लोगे। और साथ ही साथ ये वाला भी बनाओ या ना बनाओ, जिसके पास इतना लेवल है वो ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ नहीं हो, 1 से 1000 के बीच में नहीं हो, तो कॉम्प्रोमाइज करो अपने आप को और नीचे आओ। मैं छोड़ो, जाने दो, अंगूर खट्टे हैं, हम नहीं आएंगे। तो 1000 से 10,000 आने के लिए सिनोप्सिस तो तैयार करो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। बोलोगे नहीं सर हमसे ये भी नहीं होगा, 1 महीना में कहाँ से होगा, शायद पहले आप मिलते तो हो जाता। तो कोई बात नहीं, आप अपने को कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ लाइए, यहाँ भी आइएगा तो आईआईटी का तमगा तो लगेगा। अब फिर अगला साल जम के तैयारी कीजिएगा, तब उस समय यहाँ आने का कोशिश कीजिएगा। और फिर हम ये बहुत जल्दी एक नया प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, जिसमें कि जेई में जेई एडवांस की तैयारी का भी क्लास चालू करेंगे बहुत जल्दी, 1 सप्ताह के अंदर में, ठीक है। उसका भी रेगुलर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपलोड होगा, आप लोग देखिएगा। तो इतना समझा दिए तो आपका फाइनली हो गया कि एक होगा नहीं, अंगूर खट्टे हैं, डेप्थ है नहीं, सिनॉप्सिस भी समझ में नहीं आएगा, ड्राइवेशन नहीं है, तो दोनों को छोड़ दीजिए। आप सीधा 44 साल के क्वेश्चन की जगह 5 इयर्स 5/44 मतलब 44 साल के क्वेश्चन बैंक में से 5 साल का 2020, 19, 18, 17, 16 पहले बनाइए, 20 का, फिर 18 का, फिर 16 का, फिर 19 का, फिर 17 का। काफी है, इतना से आपका आ जाना चाहिए रिजल्ट इस ग्रुप में। और जिनको थोड़ा ज्यादा चाहिए सिनॉप्सिस में आइए, जिनको और चाहिए यहाँ आइए, तो इस तरह से ये रिजल्ट होगा। और अब 15 साल के क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस में बताऊं यहाँ पर कि अलजेब्रा जो है ना 33% है, पूरे मैथ का 100% में 33% अलजेब्रा होता है और 25% होता है कैलकुलस, ठीक है। और जो बच गया यहाँ पर सॉलिड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये है 17%। और जो 3 चीज बच गया, एक ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा वेक्टर्स और सॉलिड ज्योमेट्री, जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम TVS। T माने ट्रिगोनोमेट्री, V का मतलब वेक्टर अलजेब्रा, S का मतलब सॉलिड ज्योमेट्री। ये तीनों मिल करके है 25%। अगर इसको 1/3 करेंगे तो 8%, इसमें 1% बढ़ा दे रहे हैं 9%, मिला के हो जाएगा 25%। तो जिनके अगर पूरी तैयारी है 100 का 100, वो भी खासकर ड्राइवेशन के साथ, वो आईआईटी में टॉप कर रहे हो। जिनका थोड़ा कम होगा तो 90%, 80%, 70%, 60% ऐसे नंबर होगा और उसी ग्राफ गिरते जाएगा, नंबर कम होते जाएगा। तो आज का हम फोकस करेंगे स्पेशली वेक्टर अलजेब्रा का। लेकिन उसके पहले जो बता रहे हैं खाली उसको समझ लीजिए कि ये हो गया सबसे हाईएस्ट 33%, सेकंड में आ गया 25% डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, और 17% हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये 8% है ट्रिगोनोमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री 8%, और ये वेक्टर्स भी है अलजेब्रा 8%, लेकिन हम इसमें 8 में 1 जोड़ दे रहे हैं ताकि 25 हो जाए। जिनको कम तैयारी करनी है, माने कम पढ़ के अच्छा करना है, तो उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप कोशिश करो सबसे पहले स्ट्राइक करो किसको, तो वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आसान भी है, इसलिए बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 17% पहले इसको क्लियर करो। इसको करने के लिए कुछ नहीं है, पहले कोऑर्डिनेट्स एंड लोकस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, जिसमें आता है शिफ्टिंग ऑफ द ऑरिजिन, रोटेशन ऑफ द एक्सिस, उतना पढ़ने के बाद तो स्ट्रेट लाइन, पेरोस्टेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर सर्किल, सिस्टम ऑफ सर्किल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आएगा कॉनिक सेक्शन में पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, वो भी स्टैंडर्ड सर्किल, सॉरी स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 17% पहले लाने का कोशिश कीजिए। जब ये हो जाए तो सेकंड में आइए, जिसको बोल सकते हैं कि वो जो कैलकुलस है ये 25%, इसको भी रखिए, या बेहतर होगा इसको हम 2 नंबर में कर देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और 1 नंबर में कर देते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस में रहेगा 25%। अगर आपका कैलकुलस भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन में 2 होता है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, ठीक है, वो पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल है, फिर होमोजेनस फॉर्म है और लीनियर फॉर्म है, ये 3 तो पढ़ना है ना। थ्योरी ऑफ एग्जेक्ट वाला नहीं पढ़ना है, खाली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ना है। तो
तो इस तरह से ये जो है 17% पहले वाला जो है इसको सेकंड कर दिए, फर्स्ट में कैलकुलस ठीक कीजिए और सेकंड में आइए कोऑर्डिनेट ठीक कीजिए। अगर इतना ठीक हो गया तो 42% हो गया। अब 42% अगर हो भी गया तो इसमें थोड़ा कम बेसी भी होगा तो 35% आ सकता है, आपको 30% आ सकता है, 25% आ सकता है। इतनी दो में आप जे एडवांस क्वालिफाई कर जाओगे। 6 तो किताब पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 6 की जगह आप खाली कैलकुलस अच्छा से कर लो और कोऑर्डिनेट भी अच्छा से कर लो तो 42 हो जाएगा। और खाली कैलकुलस भी करेंगे तो 25% है। और हम जानबूझ के इसको अलजेब्रा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चा अलजेब्रा पर उतना कमांड रहता नहीं, क्योंकि अलजेब्रा में है क्या, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आता है। इसमें 9 चैप्टर कौन कौन है? पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो बच्चा को समझ में नहीं आता कि कैसे बनेगा। दूसरा आ गया क्यूबिक इक्वेशन, उसका भी वही हालत है। फिर तीसरा आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज, वो भी वही हालत रहता है। कभी खाली एपीजीपी एचपी आसान रहता है, लेकिन क्वेश्चन में देता वैसा नहीं है, बहुत हार्ड देता है, मिला के देता है। चौथा आ गया लॉग और पांचवा में हो गया प्रोडक्शन क्वेश्चन, तो और भी समझ में नहीं आता बच्चा लोग को, ठीक है। और उसी से आगे बढ़ोगे तो आएगा बाइनोमियल थ्योरम, फिर आएगा मैट्रिसेस, फिर आएगा डिटरमिनेंट और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का तो नाम ही सुनता है आदमी कि अरे उसका आंसर शायद प्रोबेबल है, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब उसका भी अब बच्चा को समझ में नहीं आता ठीक से। और उसके लिए पहले प्रोडक्शन क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तभी वो समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा टफ है अलजेब्रा मेरे दृष्टि में। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप इसको 33 हटाओ, 100 में 33 माइनस भी हो जाएगा तो देखिए कितना है, 67% है। अरे आपको तो एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में बनाना है, तो आप क्यों सोच रहे हो कि मैथ में 100 बनाएं? आप पहले ही हाथ जोड़ लो अलजेब्रा को कि नमस्कार भाई, हम आपको नहीं बना सकते, संभव ही नहीं है बनने का, इसलिए आपको एग्जामिनेशन के पहले मैं छोड़ दिया 33%, हम 67 से समझौता करेंगे। तो आप 67% को कमांड कीजिए नहीं, 67 में भी एकदम तो और घटा करके 50% लाएंगे। देखिए कैसे ला रहे हैं 50%। कैलकुलस को कंफर्म बोल रहे हैं, करना ही है 25%, कोऑर्डिनेट को करना ही है 17%। अब इसके बाद करिए वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा करने से दो फायदा होगा, फिजिक्स में भी फायदा होगा और मैथ्स में भी फायदा होगा। फिजिक्स में क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा भी आता है, वेक्टर कैलकुलस भी आता है, जो कि वेक्टर कैलकुलस यहाँ पर नहीं है, वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा जो है मैथ में और फिजिक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी दो ही होता है, स्केलर एंड वेक्टर्स, तो हर जगह तो वेक्टर का यूज होता है। इसलिए वेक्टर को कमांड रखिए, ये 9% आपको देगा, तो 42 हो गया। और यहाँ 8% ही अगर हम माने, क्योंकि सबको 8-8 माने थे, ट्रिगो को 8 माने थे, सॉलिड ज्योमेट्री को 8 माने थे, वेक्टर को भी 8 माने थे, तो हम यहाँ अगर 8 ही लिखे, एक्चुअली लिखे थे 9, लेकिन 8 में को बोलने में आसान लग रहा है। 25 और 17 42 हो गया, 42 8 50, 50% तो हो गया इतना ही में। तो 50% में अगर आपका कमांड है और नहीं बना अलजेब्रा कोई बात नहीं, नहीं बना ट्रिगोनोमेट्री कोई बात नहीं, नहीं बना सॉलिड ज्योमेट्री कोई बात नहीं, आपने 3 को छोड़ दिया, एक अलजेब्रा, दूसरा ट्रिगोनोमेट्री और तीसरा सॉलिड ज्योमेट्री, तो 3 तो पढ़िए अच्छा से। तो 3 भी अगर आप अच्छा से पढ़ लेंगे विद सिनोप्सिस भी, तो थोड़ा 10,000 15,000 से रैंक से थोड़ा ऊपर इंप्रूव करके इसमें कहीं आ सकते हैं, क्योंकि दोनों का वेटेड मीन होगा। तो इसलिए ये 3 पर कमांड कीजिए, 50% आपका रिजल्ट मिल जाएगा मैथ्स में। इसी तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको तो समझ में नहीं आता ऑर्गेनिक में क्या होगा, सब लोग बोलता है बिना मैकेनिज्म का बनाए हुए एडवांस में बनेगा नहीं। जेईई में तो बिना मैकेनिज्म का काम चल गया, लेकिन ये एडवांस में बिना मैकेनिज्म का क्वेश्चन आंसर लिख ही नहीं सकोगे। इसलिए ऑर्गेनिक को मान लो थोड़ा देर के लिए कहें कि छोड़ दो, तो बचा कौन, फिजिकल, और बच गया इनऑर्गेनिक। तो आप 2 से ही समझौता करो ना जी। इनऑर्गेनिक अच्छा से पढ़िए, इनऑर्गेनिक अच्छा पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़िए और साथ में जेडली बुक पढ़िए, नाम लिख देते हैं जेडली, ठीक है, ये रेफरेंस बुक होगा। एनसीईआरटी पढ़िए, जहां जहां दिक्कत होता है इसका हेल्प लीजिए, इनऑर्गेनिक निकल जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन पर कमांड कीजिए, जितना भी रिएक्शन होता है, खासकर आयनिक रिएक्शन का बैलेंसिंग, वो भी हम क्लास में कराए, वीडियो में देखिएगा, है ना, एसिडिक मेथड से कराए हैं तो, और फिर और अभी देंगे उस पर भी। और फिजिकल का भी न्यूमेरिकल बनाइए, क्योंकि मैथ और फिजिक्स वाले तो फिजिकल में कंफर्टेबल होते हैं। तो ये 33% हो गया, ये 33% हो गया, ये 33% हो गया, 1% यहाँ बढ़ा दे रहे हैं 34%। तो आपको अगर ऑर्गेनिक अभी तक नहीं हुआ 2 साल में, तो
अब क्या करोगे, कोई जरूरी कि बना ही लोगे, इसलिए उसको छोड़ ही दो, उसको नमस्कार करो ऑर्गेनिक को। अरे दोनों में किसी एक को नमस्कार करना ही पड़ेगा, या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो आप फाइनली ऑर्गेनिक को नमस्कार कर लो, ठीक है, जे एडवांस के लिए। और यहाँ पर इनऑर्गेनिक पर और फिजिकल पर ध्यान दीजिए, तो दोनों मिलकर 66% हो गया। तो 66% तो बहुत नंबर होता है, क्योंकि आपने 2/3 का ध्यान दिया है, एक को छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं। 66 राउंड में 65% हो गया, 60% हो गया, इतना से तो आईटीज का अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसीलिए ऐसे ही पढ़िए। और फिजिक्स में पढ़ना होगा तो उसका भी वीडियो अलग से बताएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में खाली बता देते हैं। फिजिक्स में आप स्पेशली पढ़िए स्टार्टिंग का मैकेनिक्स और लास्ट का मॉडर्न फिजिक्स, ये दो को कमांड रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर थोड़ा डेप्थ में बताना है तो समझिए कि 11वीं क्लास में 3 टॉपिक्स होता है। एक होता है मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, दूसरा होता है थर्मल फिजिक्स, और तीसरा होता है वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो आप क्या कीजिए, वेव्स एंड ऑसिलेशंस को आप ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, और थर्मल फिजिक्स को एक्सेप्ट कर लीजिए, और मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को छोड़ दीजिए, ठीक है। और सीधा आ जाइए, जो मतलब ये सब है, ग्रेविटेशंस हो गया, रोटेशंस हो गया, वर्क ऑफ एनर्जी हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन लॉ हो गया, है ना, ये सब काइनेमेटिक्स सब को करिए। तो मैकेनिक्स पर ध्यान देना है, थर्मल फिजिक्स पर ध्यान देना है, 2 पर ध्यान दीजिएगा तो भी चल जाएगा। और चाहेंगे तो ऑसिलेशन वेव्स को ले सकते हो, अगर उसमें दिक्कत हो रहा है तो वेव को छोड़ दीजिए, ऑसिलेशन को ले लीजिए, क्योंकि ऑसिलेशन मैकेनिक्स का ही पार्ट है। कैसे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, इसी पर आप चले जाइए काइनेमेटिक्स, इसी में चले जाइए न्यूटन लॉ, इसी में चले जाइए वर्क ऑफ एनर्जी, सारा तो इसी से निकल जाएगा। तो इसीलिए ये ले सकते हैं, भले आप वेव्स चैप्टर छोड़ दीजिए। तो आधा इधर से ले लीजिए, ऑसिलेशन ले लीजिए क्योंकि मैकेनिक्स का पार्ट है, और उधर मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पूरा ही छोड़ दीजिए, मैकेनिक्स पूरा ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप थर्मल फिजिक्स पूरा ले लीजिए, तो ऐसे करके कवर कर सकते हैं। और 12th क्लास में आइए तो सीधा समझिए कि उसमें भी 3 चीज होता है, एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दूसरा होता है ऑप्टिक्स, और तीसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो आप सीधा उठाइए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में का कुछ चैप्टर्स को लीजिए जो आपको कंफर्टेबल फील करा रहा है, जैसे खासकर हम कहेंगे करंट स्टडी आसान लगता है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा हार्ड लगता है बच्चों को। फिर तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो थोड़ा ठीक लगता है, उसको बनाइए। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन अगर दिक्कत होता है उसको छोड़ दीजिए, और एलसीआर सर्किट थोड़ा आसान है, उसको पढ़ लीजिए, और इधर में आके मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लीजिए। और ऑप्टिक्स में तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन आप अपना देख लीजिए कि ऑप्टिक्स को छोड़े या ना छोड़े। तो ऑप्टिक्स में तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसी पर तो सारा क्वेश्चन है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स में जाएगा तो एक आता है इंटरफेरेंस, दूसरा आता है डिफ्रैक्शन, तीसरा आता है पोलराइजेशन और हाइजेंस प्रिंसिपल। तो आप उसमें सीधा मॉडर्न फिजिक्स को देखिए ना, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखिए, 2 देखिए, ऑप्टिक्स को छोड़ भी सकते हैं। तो आप अपना डिसीजन ले लीजिए, है ना। तो अब आइए सीधा जो टाइम बचा हुआ है, मैं थोड़ा वेक्टर अलजेब्रा पर डिस्कशन करूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ओके, अब मैं थोड़ा बता रहा हूं वेक्टर अलजेब्रा का सिलेबस क्या है, और घर में हो सके तो आप ड्राइवेशन का कोशिश कीजिए, हो सके तो सिनॉप्सिस को रिकॉल कीजिए, और क्वेश्चन बैंक जो 5 साल का बोले हैं उसको बनाइए। तो आइए वेक्टर अलजेब्रा का सिलेबस क्या है, मैं थोड़ा उस पर डिस्कशन करूं, और उसके बाद ये वीडियो आज का बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट दिन और बात करेंगे। तो देखिएगा वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है, वो देखिए सिलेबस, जे एडवांस का सिलेबस वेक्टर अलजेब्रा। इसमें जो सिलेबस है, पहला है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, माने एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलिए इसमें। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोले हैं ना, तो इसी में सोच सकते हैं आप कि एडिशन भी आ रहा है और सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, दोनों। और ये भी एडिशन जो होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये भी आ जाएगा 2 टाइप का,
एक होगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और होगा एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर से ज्यादा है उसको ऐड करना। एक सब्ट्रैक्शन आएगा तो सब्ट्रैक्शन में तो आएगा a माइनस बी बोलिए, और नहीं तो b माइनस ए बोलिए, बात बराबर है। दोनों में कोई एक पढ़ लीजिएगा काफी है, इसी को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आंसर मालूम हो जाएगा तो ये आंसर कुछ नहीं है। अगर इस आंसर का आंसर मान लो p आ रहा है, इसका आंसर आएगा माइनस p, तो बेहतर है एक तो पढ़िए इसमें। और दूसरा आएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, या बोल सकते हैं बाय ए रियल नंबर। और नेक्स्ट में होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और फोर्थ में होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और इसी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके बाद आएगा, बोल सकते हैं कि पहला हो गया एडिशन वेक्टर, दूसरा हो गया वेक्टर बाय स्केलर्स, तीसरा हो गया डॉट प्रोडक्ट, चौथा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ये इंपॉर्टेंट है। और ये 3 और 4 जो मिला के तो बोलते हैं ये है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब जैसे ही दो वेक्टर्स अगर दिया हुआ है a और b, तो या तो आप उसके बीच में डॉट लगा सकते हैं या क्रॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स की जगह दोनों स्केलर क्वांटिटी होगा तो या तो डॉट लिखें या क्रॉस लिखें, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है ऑर्डिनरी। 3.4 लिखें चाहे 3 into 4 लिखें, हमेशा 12 होगा। लेकिन यहाँ पर बदल जाता है, इसका आंसर वेक्टर में आता है, इसका आंसर स्केलर में आता है। और इसके कंसेप्ट तो आप पढ़े ही हो, फिजिक्स में भी पढ़ना है और मैथ में भी पढ़ना है, तो कॉमन है, फिजिक्स में भी है और साथ ही साथ मैथ में भी है। ये भी तो फिजिक्स में भी है, मैथ्स में भी है। काइनेमेटिक्स जब पढ़े हो याद कीजिए फिजिक्स का 11th क्लास का, तो वहाँ पर तो पढ़ाई होता था मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय स्केलर्स, ठीक है। और उसी तरह एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी वहाँ पर काइनेमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, 2 डायमेंशन के काइनेमेटिक्स पढ़ाने में, ठीक है। वहाँ से भी ये कॉमन हो जाएगा, फिजिक्स में भी आ गया, ये मैथ में भी आ गया। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खाली हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ना। लेकिन ये मत सोचिए कि सिलेबस सिर्फ इतना ही है। अगर इसको जोड़िएगा तो थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दे कि और भी होता है जो सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन वो भी पढ़ना है। जहाँ लिखा हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बहुत लोग सोचते हैं तो सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ के जाएंगे, पता चला एग्जाम में आ रहा है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़िए। और इसके अंदर में 2 टाइप का ऑप्शन आता है। कैसा आता है? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। एक तो यहाँ ब्रैकेट दे दिया एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन दे दिया कि ब्रैकेट बाद में है, तो इसको पहले कर दिया ए क्रॉस बी और डॉट सी। तो आप दोनों में से एक को जानिए ना, काफी है। ये जान जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो जब आएगा ये टॉपिक्स तो हम आप लोगों को बताएंगे भी, थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा सिनॉप्सिस और थोड़ा ड्राइवेशन भी बताएं हल्का सा। और इसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ
more than 3 vectors, मतलब आपको वेक्टर्स 3 से ज्यादा दिया हुआ है, तो कैसा होगा 3 से ज्यादा? समझ लीजिए 4 तो है, ठीक है, तो कैसा होगा उसके एग्जाम्पल दिखा देते हैं। पहला होगा ए और बी को क्रॉस कर दिया और सी और डी को क्रॉस कर दिया, अब बीच में उसकी मर्जी, या तो डॉट करेगा और नहीं तो क्रॉस करेगा। तो ये आ गया 7वां कॉन्सेप्ट में। 8वां में है रेसिप्रोकल वेक्टर्स। रेसिप्रोकल वेक्टर्स, ठीक है, तो ये हो गया 8। इसके बाद 9 में एक और दे देते हैं, वो क्या है? एप्लीकेशंस। मतलब ये जितना पढ़े हैं 1 से लेके 8, तो एप्लीकेशंस ऑफ ऑल द कंसेप्ट 1 to 8, एप्लीकेशंस ऑफ 1 to 8, ऑल कंसेप्ट्स, जितना कंसेप्ट पढ़े हैं सभी का एप्लीकेशंस। बोलिएगा कि एप्लीकेशंस में क्या क्या होता है, कुछ कुछ बता दें तो बताते हैं। पहला होगा इसका एप्लीकेशन, समझिए यहां लिख देते हैं। एक एप्लीकेशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब अलजेब्रा में आ गया, जो अलजेब्रा का पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर इसका एप्लीकेशन होता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, तो अलजेब्रा में आ ही गया। इसको सोच सकते हैं कि पार्ट ऑफ अलजेब्रा है, पार्ट ऑफ अलजेब्रा। फिर अलजेब्रा के बाद ट्रिगो में भी इसका यूज होता है। अलजेब्रा में आ गया, ट्रिगो में आ गया, कोऑर्डिनेट में भी आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब 2D वाला। अब चाहिए तो निकाल के देखिए कि क्या यूज होगा, कोऑर्डिनेट में कैसे होता है। चाहेंगे तो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, चाहेंगे तो लोकस में होगा, चाहेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में होगा, कोऑर्डिनेट्स में होगा, सर्किल में होगा, पैराबोला में होगा, एलिप्स में होगा, हाइपरबोला, सब जगह होगा। और फिर नेक्स्ट में आएगा सॉलिड ज्योमेट्री में भी आएगा। सॉलिड ज्योमेट्री में भी इसका जबरदस्त यूज है। 3 डायमेंशन के फिजिक्स में भी यूज करते हो, तो सॉलिड ज्योमेट्री 3D में भी इसका यूज है। तो 3 तो एलिमेंट्स ही आ गया, अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट। चौथा में आ गया सॉलिड ज्योमेट्री। 5वां जो हो जाएगा कैलकुलस में भी इसका यूज है। ले कैसे? तो जो हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं वो स्केलर कैलकुलस है। अगर वेक्टर कैलकुलस आएगा तो एप्लीकेशन तो होगा ना वेक्टर अलजेब्रा का, इसीलिए कैलकुलस में आता है। वो भी किसके लिए? तो फॉर वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में मैकेनिक्स का 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का जितना क्वेश्चन बनाओगे, न्यूटन लॉ का बनाओगे, वर्क एनर्जी का बनाओगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बनाओगे, इसके बिना तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। इसीलिए ये यहाँ भी यूज हो गया है। और वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में भी तो इसका यूज हो रहा है। और एक और जोड़ देते हैं, वो हो गया सीधा समझिए कि जो हमने नाम दिया है सॉलिड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दोनों ही क्या है? दोनों ही तो एक यूक्लिड का जो ज्योमेट्री होता है, जो पहले हम लोग पढ़ते थे, प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री। 9th में तुम लोग खाली प्लेन ज्योमेट्री पढ़े हो, हम लोग तो प्लेन और सॉलिड सब पढ़े हुए हैं। तो उसी के कंसेप्ट को ही तो ये एनालिटिकल ला दिया, तो इसलिए ज्योमेट्री में भी यूज होगा। और ज्योमेट्री कैसा है? माने यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री, वो भी कैसा? 2D में भी और 3D में भी, सब जगह इसका यूज होता है। और लास्ट में एक और लिख देते हैं, फिजिक्स में यूज होता है। अरे फिजिक्स में तो आधा वेक्टर्स है, आधा स्केलर्स है। वेक्टर का चीज वेक्टर से ही पढ़ा जाता है, स्केलर का चीज स्केलर से पढ़ा जाता है। तो 50% तो फिजिक्स में इसका यूज है, खासकर कहाँ? मैकेनिक्स में। देखिए पूरा उठा के देखिए आप, चल जाइए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पूरा, कोई कोई तो लाइट के क्वेश्चन में भी डाल देता है। एक प्लेन सरफेस दे देगा, बोलेगा लाइट जो इंसिडेंट हो रहा वेक्टर के फॉर्म में, और जिस प्लेन से टकरा रहा वो भी वेक्टर के फॉर्म में, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, उसके बीच का एंगल निकालिए वेक्टर के फॉर्म में। तो इसीलिए वेक्टर तो हर जगह यूज होता है, ऐसा मत सोचिए कि यूज नहीं होता है। तो आज का हम इतने ही में सोचते हैं काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि या तो
कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसको बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट विद द डेरिवेशन, और जिसको हमने लिखा था शॉर्ट में डीएसपी। लेकिन आप भी समझ रहे हो कि डी का मतलब हुआ डेरिवेशन, डेप्थ में पढ़ना, एस का मतलब हुआ सिनॉप्सिस, पी का मतलब हुआ प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो हम भी समझ रहे हैं कि फालतू का अगर हम बोल दें कि नहीं हम एक महीना के अंदर में पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है 2800 किताब का करा देंगे, ये झूठ है बोलना। ये सब कैसे होता है? जो बच्चे अगर 8 क्लास में हैं और उनको अगर पढ़ाना हो, 8 में कुछ पढ़ेगा, 9 में पढ़ेगा, 10 में पढ़ेगा, 3 साल में 11-12 का चीज निकाल देगा, ठीक है। और जब 11-12 में आएगा तब उसमें वो हाई लेवल का चीज, हाई लेवल का मतलब हो गया एमएससी प्लस पीएचडी, वो सब चीज का यूज करेगा। यहाँ पर कम से कम ये प्लस बीएससी ऑनर्स तक का चीज, माने हाई लेवल से पढ़ेगा, उसमें 11-12 का मैटर को क्लियर करते हुए 3 साल, और इसके बाद ये 2 साल में उसको और हाई प्रोफाइल में लेके जाएगा। तो 5 वर्षीय योजना के मुताबिक तब वो रिजल्ट आएगा डी के ग्रुप में। और थोड़ा उसे नीचे करना है सिनॉप्सिस के रूप में, तो बहुत नीचे है ये, और उससे भी नीचे है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो हो सका तो हम नेक्स्ट क्लास में बेटर जो पर डायरेक्ट ये जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, जो 5 साल का क्वेश्चन बनाने को बोले हैं, 2020 का, 2018 का, 2016 का, और बीच में बोले थे 1 नंबर ये बनाना है, 2 नंबर ये बनाना है, 3 नंबर ये बनाना है, और 4 नंबर में बोले हैं 19 का, और 5 नंबर में समझ लो इसके बीच वाला जो है 17 का। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में हो गया। हम क्या करेंगे, जो आप 5 साल का नहीं बना रहे, मतलब 1978 से लेके 2021 तक का रैंडम क्वेश्चन, जो आपको भी नहीं मालूम रहेगा, हमको भी नहीं मालूम रहेगा कि हम क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, आप दो तो पढ़ के पहले से बैठिएगा, 5 क्वेश्चन अपने पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ाना तो आसान है। तो हम रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे और कुछ वेक्टर अलजेब्रा का संभव नहीं है कि हम ये डेरिवेशन के साथ पूरा कर पाए, असंभव है। उसके बाद ये सिनॉप्सिस भी अभी फालतू है, बकवास है। सिनॉप्सिस उसी के लिए आता है जो डेरिवेशन किसी और टीचर से, कंसर्न टीचर से पढ़ा है, वही जब उसको सिनॉप्सिस बताएगा तब उसको समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए सिनॉप्सिस को कवर करने के लिए, और क्या बोलेंगे, ठीक है, काम आएगा आपको। और हम नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, 5 साल का क्वेश्चन बैंक में का, और नहीं तो रैंडम कहीं का भी क्वेश्चन देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 1 महीने में मैथ का और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और ये मोटिवेशनल भी क्लास हो गया, प्लस कुछ अच्छा गाइडलाइन दे दिए, जिसका स्लोगन में है DSP। डी मतलब हो गया डेरिवेशन और डेप्थ, पॉसिबल नहीं है। सिनॉप्सिस बच्चों के द्वारा पॉसिबल है, आप उलट उलट के प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा देखिए, और कोशिश कीजिए कि अच्छा मैटर्स कहीं से मिले, टीएमएच बुक में मिलेगा, वहाँ से उठाइए, उसको याद कीजिए, फालतू बुक का मत कीजिएगा, फालतू बुक में कुछ है नहीं, दम नहीं है। उसके बाद आइए लास्ट में आया प्रैक्टिसेस, तो 44 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक बनाइए। 44 नहीं बना सकते हैं तो उसका 10वां हिस्सा 4.4 राउंड करके मैंने 4.4 को तो 4 ही बोलता है लोग, लेकिन हम 5 कर दिए। 5 ईयर्स प्लान के मुताबिक 20 का, 18 का, 16 का, 3 बनाने के बाद 19 का, चौथा 17, 20 का, ये 5 आप बनाइए होमवर्क के रूप में 1 महीने के अंदर में। और हम रैंडम क्वेश्चन कुछ बताएंगे, और वेक्टर अलजेब्रा के बाद हम आएंगे सॉलिड ज्योमेट्री में, क्योंकि वेक्टर और सॉलिड एक दूसरे से लिंक है। फिर इसका टाइम मिलता है तो देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पूरा चारों तरफ दुनिया में फैला दीजिए, और इसका फायदा उठाइए। और फिर इसके बाद क्लास में हम केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी कुछ क्लास स्पेशल देंगे। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।